हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आपके प्री एग्जाम है वो इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो खंड ए है वो एमसीक्यू प्रश्नों से संबंधित होगा और इसमें आपके 15 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। इसमें आपके 4 विकल्प दिए होंगे एबीसीडी, उनमें से आपको किसी एक को सही करना है। इसमें सबसे पहला है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, आपके जो मित्रता है वो भाववाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए आपके इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमेशा विशेष का बोध कराती है और जो जातिवाचक है वो पूरे समूह का बोध कराती है। जैसे कि पर्वत है वो इसमें सभी पर्वत आ जाते हैं, इसलिए आपके ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आपके दूसरा है मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय। मानसिक शब्द में आपके इक प्रत्यय, इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें आपके जो यण संधि का है वो है स्वच्छ, इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही है। और नायक है वो अयादि संधि का उदाहरण है, महर्षि है वो गुण संधि का उदाहरण है और सदैव है वो वर्दी संधि का उदाहरण है। इसमें आपके ऑप्शन डे स्वच्छ है वो सही। इसका आपके संधि विच्छेद होगा सुधन। अच्छा, इसमें आपके ऊ का योग करके वह बन रहा है। उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। शताब्दी में आपके जो द्विगु समास है क्योंकि 100 वर्षों का समय, 100 अवधियों का समय यानी कि 100 वर्षों का समय, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही हो गए। ये आपके संख्यावाची से संबंधित है। उसके बाद आपके 5 प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था। नेताजी के चश्मा पाठ में जो नेताजी की मूर्ति बनाने वाला है वह मास्टर मोतीलाल था। इसमें आपके छठा प्रश्न है झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक है। झूठा सच जो आपके उपन्यास है उनके लेखक यशपाल है, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद है मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सबसे अधिक किसका योगदान है। मनु भंडारी के साहित्य के योगदान बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान है वो शीला अग्रवाल का रहा, इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। इसके बाद आपका जो 8 प्रश्न है वो है कि शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र। शहनाई एक सुशीर वाद्य यंत्र है, इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही है। आगे 9वां प्रश्न है वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है। वात्सल्य के जो श्रेष्ठ कवि है वो सूरदास है, इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 10वां प्रश्न है नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई कोऊ एक दास तुम्हारा। ये जो पंक्ति है वो किसकी ओर संकेत करती है। ये जो पंक्ति है वो राम की ओर संकेत करती है, यानी कि ये जो कार्य है वो राम ने किया, इसमें आपका ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद 11वां प्रश्न है कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के जो आपके रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद, इसमें ऑप्शन डे है वो सही है। उसके बाद 12वां प्रश्न है ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन सा है। ये दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसका केंद्रीय पात्र है वो बच्चा है, इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही है। आगे 13वां प्रश्न है माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता और लेखक को किस नाम से पुकारते थे। माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को है वो भोलानाथ नाम से पुकारते थे, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। इसके बाद आपके 14वां प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जीते ने किसके फुटप्रिंट की जानकारी दी। जीते ने वो गुरु नानक के फुटप्रिंट की जानकारी दी, इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 15वां प्रश्न है हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। जो हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ है उसका आपके नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। इस प्रकार आपके ये 1 से 15 तक 15 नंबर के एबीसीडी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित होंगे और ये बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके 4 खाली जगह दिए होगी और उनमें आपको ये 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है वो होगा। इसमें पहला है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं यानी अपने लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग जो वक्ता या लेखक है अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि मैं, स्वयं, हम, ये। उसके बाद दूसरा इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है। इसमें आपके निषेधवाचक विशेषण यानी कि यहाँ निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तीसरा है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि कांड कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं। जिनके रूप में वो लिंग वचन काल आदि कांड कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं।
उसके बाद चौथा प्रश्न है संयोग शब्द में खाली जगह उपसर्ग है, संयोग में है वो सम उपसर्ग है। उसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में देखिए। इसमें आपके एक गद्यांश दिया होगा, उसमें आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। इसमें आपको सिर्फ देकर उत्तर लिखना है। इसमें किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहता है। यानी कि इसमें जो भय की परिभाषा है वो बताई गई है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय है उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया तभी है वो क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, इतना मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। इसमें आपके जो भय और क्रोध है उनमें अंतर और उनकी विशेषताएं वो बताई गई। इसमें आपके पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आपके ये प्रश्न है वो पूछा जाएगा कि जो भी गद्यांश दिया होगा उसका शीर्षक क्या होगा, यानी कि ये जो गद्यांश है वो किस पर आधारित है। इसमें आपके शीर्षक होगा भय और क्रोध या मनोविकार। उसके बाद दूसरा प्रश्न है भय को परिभाषित कीजिए। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहा जाता है। यानी कि कोई आपदा आ रही है और उसके दुख के कारण से हमें जो अनुभूति होती है वही भय है। या आपके जो शुरुआती लाइन है उन्हीं में लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा है दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल रहता है। दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए जो क्रोध है वो हमेशा आकुल रहता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपके जो विपत्ति है उसका पर्यायवाची शब्द है आपदा। उसके बाद पांचवा है क्रोध कब प्रकट होता है। जानबूझकर यदि किसी को दुख पहुंचाया जाता है ऐसा बोध होने पर है वो हमेशा क्रोध प्रकट होता है। उसके बाद छठा है भय के लिए क्या जरूरी नहीं है। उसका उत्तर है भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, बस इतना आभास होना चाहिए कि हानि या दुख पहुंचेगा तभी है वो भय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन क्रोध के लिए वो कारण होना जरूरी है। उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है वो है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर प्रदेश पुस्तिका में दीजिए। इसमें आपके एक अपठित पद्यांश दिया होगा जिसमें 6 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें ये पद्यांश है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह आपके जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय है उनकी कुछ पंक्तियाँ। यह आपके जो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी है उसमें ये एक पार्ट है, उनसे ये पंक्तियाँ आपके उठाई गई। यहाँ आपके अपठित पद्यांश पूछा होगा, यानी कि जो आपने आज तक है वो कभी नहीं पढ़ा। इसमें पहला है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका उचित शीर्षक होगा आत्म परिचय, यानी कि मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, खुद का परिचय। या इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जग जीवन का भार या जीवन में प्यार। उसके बाद दूसरे उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें आपके जो 2 पंक्तियां रेखांकित है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूँ और मैं अपने आप से प्रेम भी करता हूँ। इसका आपके शीर्षक ये भी हो सकता है कि स्वयं से प्रेम। इसके बाद तीसरा है कव्यांश में कवि किसका पान करता है। इसका आपके उत्तर होगा कव्यांश में कवि है वो प्रेम के नशे में डूबा रहता है, अर्थात है वो सभी से प्रेम करता है। उसके बाद चौथा है इस पद्यांश के अनुसार जग है वो किसको पूछता है, यानी कि संसार किसको पूछता है। संसार उन्हीं को पूछता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पद्यांश के माध्यम से जो कवि है वो हमें क्या संदेश देना चाहता है। इसका है कवि इसमें अपने जीवन के सुख दुख और प्रेम के दायित्व एक भार स्वयं उठाए चलने को कहते हैं, साथ ही स्वयं के मत अनुसार चलने की बात कहते हैं कि दुनिया अलग अलग मत देती है, अपने विचार देती है, लेकिन आपको अपने विचार के अनुसार ही चलना है। उसके बाद छठा है कवि किसका गान करता है। कवि हर परिस्थिति में अपने में ही प्रसन्न रहता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इस पर कवि है वो ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार कवि है वो खुद का ही गान करता है। इस प्रकार आपके ये जो अपठित पद्यांश है वो पूछा जाएगा और इसमें भी आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इनको समझ कर इनका उत्तर देना है। उसके बाद जो खंड 2 है वो पाठ्य पुस्तक संबंधित है और इसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है आपको 40 शब्दों में देना है। इसमें 5वां है संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन है वो किसके संदर्भ में और क्यों कहा गया है। ये कथन है विश्व प्रसिद्ध भारत रत्न प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे 80 वर्ष तक निरंतर
जिजीविषा में संगीत की साधना करते रहे कि ईश्वर मुझे फटा सूर न बख्शे, अपितु एक सूर ऐसा प्रदान करे जो ईश्वर तक पहुंचे। यानी कि ये जो पंक्तियां आपके बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में कही गई और इसलिए कहा गई क्योंकि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की वो मुझे फटा सूर न दे, एक ऐसा सूर प्रदान करे जो ईश्वर तक भी पहुंचे। उसके बाद छठा प्रश्न है, हमारी संस्कृति पर मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हमारी सभ्यता पर अधिकांशतः प्रभाव है मनुष्यों के कारण पड़ा। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनकी सहज संस्कृति के कारण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वे हमेशा ही ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। वे अदम्य जिज्ञासा रखते हैं और सामान्य सफलता पर है वो संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं। ये आपकी भारतीय संस्कृति पर है वो मनुष्यों का प्रभाव पड़ा। उसके बाद सातवां प्रश्न है, संगीतकार का गायन में योगदान लिखिए। संगीतकार है वो मुख्य गायकों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को है वो बल प्रदान करता है। मुख्य गायकों के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुकड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। और तीसरे वे मुख्य गायकों थमी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर उनका सहयोग करते हैं, उन्हें वो अकेला नहीं पड़ने देते हैं। जो संगीतकार है वो मुख्य रूप से जो मुख्य गायिकाएँ होते हैं उनके सहायक होते हैं। ये उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। जब वे कभी ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं उनको वापस मूल स्वर पर लाते हैं और उनको अकेले भी नहीं पढ़ने देते। ये संगीतकार का गायन में योगदान है। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसमें अपने मनोभावों बिंबों को सारे बताया कि उनके जीवन की कथा सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। यानी कि आत्मकथ्य है वो आपके जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी शैली में लिखी गई कविता है। इसमें अपने जीवन के यथार्थ और जो जीवन में अभाव यानी कमियां थी उनके बारे में विशेष रूप से बताया है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य वो किसने कहा और क्यों कहा। उपयुक्त वाक्य वो मणि के पहाड़ी स्कूल के बच्चे तो बस के बारे में पूछने पर वो गाइड जितेंद्र नार्गे ने कहा कि मैडम ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बस ये मैदानी क्षेत्र नहीं है जहाँ बस मार्ग हो, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे दिन रात परिश्रम करते हैं, इसलिए उनमें कोई भी बच्चा है वो बढ़े हुए पेट वाला नहीं है। यानी कि यहाँ के बच्चे परिश्रम करते हैं इसलिए उनका वो मोटापा नहीं बढ़ता है। उसके बाद आपके 10वां प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। इसका आपके उत्तर है, ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विशेष महत्व होता है। उनके खेल एवं खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ही होती है, जो आसानी से उपलब्ध होती है। वे उन्हीं खेलों में आनंद लेते हैं, परिवारजन उनका सहयोग करते हैं। जो खेल और खेल सामग्री है ग्रामीण वातावरण के अनुरूप होती है और जो आसानी से उपलब्ध होती है वह उन्हीं खेलों में बच्चे वो ज़्यादा आनंद लेते हैं और परिवार के लोग जिनमें सहयोग करते हैं उन खेल को वो ज़्यादा खेलते हैं। उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है, मुहावरे से संबंधित। आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें मूंदने का अर्थ है ध्यान नहीं देना। आजकल माता पिता धन कमाने के चक्कर में संतान के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं जिससे वह बिगड़ जाती है। यह आपको इसका कोई भी वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो खंड 6 है इसमें बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 12 प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके 4 प्रश्न है और ये जो गद्यांश है वो आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए। इसमें आपके 4 प्रश्न है वो देना है। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उनमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा वो निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद फौज सजन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौली पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने सजन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। ये जो आपके गद्यांश है ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया। इसमें आपके है पहला है, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया। उपयुक्त गद्यांश लेखक द्वारा गाड़ी में सेकंड क्लास के डिब्बे में की गई यात्रा का दृश्य है वो प्रस्तुत किए गए। ये आपके जो लखनऊ अंदाज पाठ है उससे ये गद्यांश आपके लिया गया है। दूसरा है, लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था। लेखक ने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली यानी कि निर्जन अर्थात लोगों से रहित, उनमें कोई नहीं होगा, डिब्बा पूरा है वो खाली होगा। इसका तीसरा है, डिब्बे में बैठे सजन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया। लेखक के अचानक वो डिब्बे में आ जाने से सजन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न के कारण वो असंतोष दिखाई दिया। जब लेखक के वो अचानक डिब्बे में चले गए तो वो जो एकांत चिंतन कर रहे थे उनमें उनके विघ्न पड़ गई है, इसलिए उनकी आंखों में वो असंतोष दिखाई दिया।
उसके बाद इसका चौथा प्रश्न है, डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था? डिब्बे की बर्थ पर लखनवी नवाब नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन है, वो बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। ये आपके इस प्रकार 4 प्रश्न है। इसके अथवा में भी आपके एक गद्यांश दिया होगा और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या अथवा वाले कर सकते हो। या यदि आप अथवा वाले करते हो तो आपको जो कॉपी है उसमें सबसे पहले अथवा लिखना होगा, उसके बाद उनके उत्तर देने हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाए कि ये उत्तर है वो अथवा वाले प्रश्न का है। इसमें आपके गद्यांश है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदासा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त है उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज़्यादा नजर रखनी चाहिए, ये प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही लाती। ये आपके जो बाल गोविंद भगत पाठ है उसे लिया गया। इसमें बताया गया कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है उसका चरम उत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे का निधन हुआ। और उनका बेटा वो इकलौता था, कुछ सुस्त और बोदा से यानी कि वो कमजोर था, और बाल गोविंद भगत है इस कारण उसे ज़्यादा प्यार भी करते थे। बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो कमजोर होते हैं उन्हें वो प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी पतो यानी कि बेटे की बहू, बेटे की पत्नी है, वो बड़ी सुभग और सुशील थी, और वह घर की पूरी प्रबंधिका बनकर है वो भगत को कार्यों से निवृत्त कर दिया था। इसमें आपके पहला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा यानी कि उनके पुत्र का निधन हुआ। दूसरा, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? उनका इकलौता पुत्र वह कमजोर और सुस्त था, इसलिए उनकी सोच थी ऐसे व्यक्तियों पर विशेष नजर रखनी चाहिए। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव है इसलिए रखते थे क्योंकि वह उनका पुत्र वह इकलौता था और कमजोर और सुस्त था, इसलिए उनके प्रति विशेष लगाव रखते थे। तीसरा है, भगत की पतों की चारित्रिक विशेषता ही बताई। जो भगत की बेटे की पत्नी थी पतो, उसकी आपको चारित्रिक विशेषता बताया नहीं। उसकी चारित्रिक विशेषता है, सुभग है, सुशील है और कुशल प्रबंधिका थी। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा? भगत जी के पुत्र की मौत की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके बाद आपके 13 प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपके 4 प्रश्न दिए होंगे और यह आपके पद्यांश है वो पाठ्य पुस्तक से लिया होगा। इसमें पहला है, बीएससी लखनऊ बोले मर्दू बानी, अहो मुनीसु माँ भट मानी, पुनी पुनी मोही दिखाऊ कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाए, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु खा सहित अभिमाना, भरगू सूत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सोई रीस रोकी, सूर मैसूर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर नए सुरई। ये आपके जो तुलसीदास जी का पाठ है उसे लिया गया है। इसमें आपके पहला प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने माँ भट्ट किसे माना है? काव्यांश में कवि ने माँ भट्ट है वो परशुराम जी को माना है। दूसरा है, यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं से क्या है? इसमें आपके जो लक्ष्मण जी है वो परशुराम से कहते हैं, यहाँ कोई कुमार का कच्चा घड़ा है या छुई मुई का पेड़ नहीं है। कुंबड़ बतिया यानी कि छुई मुई का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर वो डर जाएगा। जिस प्रकार जो छुई मुई का पौधा होता है वो छूते ही मुरझा जाता है, इसी प्रकार वो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपके ये कुठारू दिखाने से वो मुरझा जाऊंगा। इसके बाद आपके तीसरा है, रघुकुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? यह आपके अंतिम लाइन में आया है, सूर मैसूर हरिजन अरु गाय, यानी कि रघुकुल में वो देवता ब्राह्मण भक्तजन गाय आदि पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सूर का अर्थ है देवता, मैसूर का अर्थ है ब्राह्मण और हरिजन यानी कि भक्तजन और गाय का अर्थ है इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। उसके बाद चौथा प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? उपयुक्त काव्यांश में जो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद है उनका वर्णन हुआ है। इसके अथवा में भी आपके एक पद्यांश दिया होगा, आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या अथवा वाले जो इजी है वो कर सकते हो। इसमें है, फसल क्या है? वो तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसमें बताया गया है कि फसल क्या है। इसका पहला भी प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है, इसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम है वो सम्मिलित प्रयास के रूप में समाहित होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया? उपयुक्त काव्यांश में जो मानवीय मूल्य अनेकता में एकता है, आपसी सहयोग जैसे जो मानवीय मूल्य है उनकी ओर संकेत किया गया है।
उसके बाद आपके 30वां प्रश्न है, फसल किसका रूपांतर है? फसल है वो प्राकृतिक तत्व और मानव श्रम का है रूपांतर है। चौथा प्रश्न है, फसल को किसका संकोच बताया गया है? फसल को सूर्य की उष्मा और हवा की थिरकन का संकोच बताया गया है। यह आपको इन पद्यांश को पढ़कर इनका भाव ग्रहण करके उत्तर बताना है। उसके बाद आपके 14 प्रश्न है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, पान वाले के द्वारा कई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखी। ये आपके 3 नंबर का और इसमें आपको उत्तर और 60 से 80 शब्द यानी कि 6 से 7 लाइन में इनका उत्तर देना है। इसमें है कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये जो पान वाले ने कैप्टन के प्रति बात कही थी लेखक को, इसमें है वो पान वाले की क्या सोच अभिव्यक्त होती है। जब हवलदार साहब ने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी का साथी अथवा आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, तब पान वाला है वो उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति वो पान वाले की नकारात्मक सोच रही होगी, वह उसे बेकार और सन की आदमी समझता होगा, वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को नहीं समझता होगा, नहीं तो कैप्टन जैसे देशभक्त को भी पागल, लंगड़ा, मरियल और नकारा नहीं समझता। इसमें जो पान वाले के वो कैप्टन के प्रति नकारात्मक सोच थी। इसके अथवा में आपके, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन नियायत ऐसा ही मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। लेखक के अनुसार मनु भंडारी की माँ है, उनके लिए कभी आदर्श क्यों नहीं बन सकी। ये आपके अथवा में दिए। इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है, जो आपको अच्छा उत्तर आता है वो आप कर सकते हो। उसमें मनु की माँ अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई अपनी संतानों की इच्छाओं को पूरा करती हुई सिर्फ पत्नी और एक माँ ही बनकर रह गई। उनकी स्वयं की पहचान है वो पूर्णतः समाप्ति हो गई। मशीनवत सबके कार्य करते हुए माँ का स्वयं का व्यक्तित्व परिवार में नगण्य और महत्वहीन था। इसी कारण मनु ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्व इनका, इसलिए वह अपनी संतानों के लिए आदर्श नहीं बन पाई। जो मनु भंडारी की माता जी थी वो हमेशा अपने पति की आज्ञा यानी कि मनु भंडारी जी के पिताजी की आज्ञा और उनकी संतानों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई थी। इस कारण उनकी स्वयं की पहचान है वो लगभग समाप्ति हो गई। वो मशीन की तरह हमेशा कार्य करती रहती थी, इसलिए वह उनके लिए आदर्श नहीं बन पाई। उसके बाद आपके 15 प्रश्न है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान का दर्शाया। इसमें आपके उत्तर सीमा ये 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना, 6 से 7 लाइन में, और यह भी आपके 3 नंबर का है। इसमें संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने संगतकारों यानी सहायक, जो किसी भी कर्मचारी के सहायक कर्मचारी होते हैं, उनका समाज निर्माण में योगदान दर्शाया। जैसे मुख्य गायक का गायन में हर परिस्थिति में संगतकार जिस प्रकार साथ देकर गायन को सफल बनाते हैं, उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र के समाज निर्माण कार्य में जो सहायक होते हैं उनकी विशेष भूमिका होती है। उनके सहयोग के बिना मुख्य कार्यकर्ता कार्य सफल नहीं हो सकता, अतः समाज निर्माण में संगतकार होना आवश्यक है। इसके अथवा में आपके उद्धव है गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रही। इसका उत्तर होगा, गोपी श्री कृष्ण के सगुण ब्रह्म प्रेम की अनन्य उपासक थी, जबकि उद्धव है वो परम ज्ञानी निराकार ईश्वर के भक्त और योगी पुरुष थे। वे संसार में भी रहकर सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त थे। उद्धव के ये श्रेष्ठ गुण गोपियों के लिए तुच्छ और महत्वहीन थे, क्योंकि उद्धव ने कभी है वो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया था। वे किसी के रूप पर आसक्त नहीं हुए थे, प्रेम भक्ति के रस की बूंदे भी उन्होंने नहीं चकी थी, इसलिए वे गोपियों श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को है वो समझने में विफल रहे। एक पंक्ति में कहे, जो उद्धव है वो निराकार ईश्वर के भक्त थे और वो सांसारिक वासनाओं से विरक्त थे, इसलिए वो गोपियों की वेदना को नहीं समझ पाई। उसके बाद आपके जो 16 प्रश्न है वो कवि अथवा लेखक परिचय संबंधित है, ये भी आपके 3 नंबर का होगा। इसमें आपके एक कवि परिचय पूछा जा सकता है और उसके अथवा में एक लेखक का लेखक परिचय पूछा जा सकता है। इसलिए आप या तो सभी लेखकों का परिचय याद कर लीजिए या सभी कवियों का परिचय याद कर लीजिए, उनमें से आपके एक आ जाएगी। इसमें आपको जन्म स्थान, उनकी जो महत्वपूर्ण करते हैं, उनको जो कोई पुरस्कार मिले वो पुरस्कार और उनका निधन कब हुआ ये बताना है। इसमें सबसे पहला है कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखी। कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलका गांव में सन 1911 में हुआ। ये आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में प्रखर व्यंग्य भी है और लोकहित के प्रति रुझान भी है। कविताओं भावुकता और कल्पना से अलग हटकर यथार्थ दृष्टिकोण दिखता है। इनकी साहित्य में रचनाएं युग धारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां आदि ये इनकी कवि नागार्जुन की कवि करती हैं। बलचनमा, रत्तीनाथ की चाची, कुंभिपाक, वरुण के बेटे आदि इनके उपन्यास और घुमकड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन का देहांत है वो 1998 में हुआ। यह आपके जो कवि नागार्जुन है इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, यह अति महत्वपूर्ण
पर्सन है। इसके तो हमें रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में लिखिए। इसका आपके उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। ये मैट्रिक पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु से इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र आदि लिखे। गद्य के विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, इतिहास की यज्ञानुरूप व्याख्या, विशिष्ट शैली के शैलीकार होने कारण है वो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यह आपके एबीसीडी में पूछा जा सकता है कि कलम का जादूगर है वो किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर आपके जो रामवृक्ष बेनीपुरी उनको कहा जाता है। और रामवृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु सन 1968 में हुई। उसके बाद आपके जो प्रश्न संख्या 17 है वो निम्नात्मक प्रश्न है और इसकी आपकी उत्तर सीमा है वो 80-100 शब्द यानी 8 से 10 लाइन। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें है दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली और उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखी। इसका आपके उत्तर होगा सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी लायुंग से कटाव के रास्ते में लिखी मिली। कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश भी थी। वहाँ अभ्यस्त चालक ही लगभग ध्यान एवं अंदाज से गाड़ी चलाते हैं। बारिश में फिसलन होती है। ऐसे रास्ते में सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। इसलिए स्थान स्थान पर चेतावनी लिखी रहती है क्योंकि मार्ग में एक चूक का मतलब है जीवन खलास। अतः वहाँ के जो अभ्यस्त चालक है वो सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। वहाँ के अभ्यस्त चालक यानी जो हमेशा वहाँ चलाते हैं, जिनकी डेली की अभ्यास होता है, वही वहाँ गाड़ी चला सकते हैं। ये इसलिए लिखी होती है ताकि है वो और भी सावधान रहिए। ये जो चेतावनी है लायुंग से कटाव के रास्ते में लिखी मिली। इसके अलावा में मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आगे द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। लेखक का संबंध मन की स्थिति से होता है। जब अनुभूति और प्रत्यक्ष का अनुभव रचना करने के लिए उकसाते हैं तभी व्यक्ति लेखन करता है, परंतु प्रत्येक लेखक को कई अन्य कारणों से भी लेखन करना पड़ता है। संपादक यदि किसी विषय विशेष के लिए आग्रह करे अथवा प्रकाशक का दबाव हो तो भी लेखक को लिखना पड़ता है। कई तरह के आर्थिक लाभ होता है। सामाजिक राजनीतिक दायित्व को पूरा करने के लिए भी रचनाएं करनी पड़ती है। किंतु लेखन स्रोत कष्ट तभी होता है जब लेखक का भीतरी दबाव है उसे लिखने के लिए विवश कर दे और वह स्वयं ही इतना बेचैन हो उठे कि लिखना अनिवार्य हो जाता है। इसमें आपके बताया गया है कि जो लिखने के मूलभूत कारण क्या है। इसमें आपके प्रकाशक का दबाव भी हो सकता है, कोई आर्थिक लाभ या सामाजिक राजनीतिक दायित्व भी हो सकते हैं। इसमें जो मुख्य है वो ये बताया गया है कि लेखन स्रोत कष्ट तभी होगा जब है वो लेखक के भीतर से भाव उमड़ेंगे, लेखक का जो भीतरी दबाव है उसे लिखने के लिए विवश कर दे। उसके बाद आपका जो 18वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित होगा और यह आपके 6 नंबर का होगा। इसमें आपको 300 शब्द में उत्तर लिखना है यानी कि 1 से 1.5 पेज में आपको उत्तर लिखना है। इसमें आपके कोई 4 निबंध दिए होंगे, उनमें से आपको किसी एक पर लिखना है और इसमें आपके ये जो 5-5 बिंदु दिए होंगे उन्हीं बिंदुओं पर आधारित लिखना है। इसमें पहला है भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव यानी कि जो भारत में 6 ऋतु है उनका प्रभाव। इसमें सबसे पहले आएगा प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखो आपको सबसे पहले प्रस्तावना और अंत में उपसार हमेशा लिखना है। इसमें दूसरा आएगा 6 ऋतु यानी कि 6 ऋतुएं कौन कौन सी है। और तीसरा आएगा फसलों का उत्पादन, कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। और चौथा है मानव जीवन पर प्रभाव, जो ऋतु है उनका मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। और अंतिम है उपसंहार। इसके बाद आपके दूसरा है विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। इसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, दूसरा है विद्यार्थी जीवन के गुण क्या होने चाहिए, और तीसरा है भावी जीवन की तैयारी, और चौथा है भावी जीवन में विद्यार्थी की भूमिका, और पांचवा है उपसंहार। उसके बाद आपके तीसरा है राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। इसमें आपके पहला है प्रस्तावना, दूसरा है धरोहर के प्रकार, तीसरा है ऐतिहासिक धरोहरों की विशेषताएं, चौथा है पर्यटन क्षेत्र में योगदान, और पांचवा है उपसंहार। यह आपको जो बिंदु दिए हैं उनके आधार पर लिखना है। चौथा है यदि मैं प्रधानाचार्य होता है। इसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर प्रधानाचार्य के कर्तव्य क्या होता है यह आपको लिखना है, फिर विद्यालय प्रबंधन में योगदान ये लिखना है, और चौथा है विद्यार्थी अभिभावक और कर्मचारियों से व्यवहार, इसके बारे में लिखना, और अंत में आपको उपसंहार यानी कि इसका सार लिखना है। ये आपके जो निबंध है आप ये एक बार पढ़ लेना है। इसकी आपको जो भाषा है वो आनी चाहिए ताकि प्री एग्जाम में आराम से लिख सको। ये आपके पूरे के पूरे निबंध है। उसके बाद आपका जो अगला 1900 प्रश्न है वो पत्र लेखन से संबंधित है। इसमें है स्वयं को राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थक एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको जो अंत में नाम लिखते हैं वो आपको स्वयं का नाम लिखकर जो प्रश्न दिया होगा वही लिखना। आपको नाम है वो मनीष लिखना है और विद्यालय का नाम आपके दिया हुआ है राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़।
इसमें आपके सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ और विषय, ये आपको जो सीक्वेंस है इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये जो सेवा में है उसे हमेशा आगे लेके जाएंगे, न कि सेवा में की सीध में। और उसके बाद आपके विषय खेल में सप्ताह आयोजन के संबंध में। उसके बाद जो महोदय है वो आपके सेवा में के सीध में नीचे लिखना है। उसके बाद आपको शुरू करना है। उपयुक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि अगले सप्ताह में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार आसपास सभी विद्यालयों में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिससे छात्र अगले माह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता निभा सके। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए विद्यालय में स्तर पर खेलकूद की योजना बनाकर खेल सप्ताह मनाए जाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, आपकी मैथ ही कृपा होगी। उसके बाद आपको यहाँ शायद धन्यवाद लिखना, और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में दिनांक और राइट साइड में आपको प्रार्थी लिखना है। प्रार्थी यानी कि आपको जो प्रश्न में नाम दिया हुआ है वो लिखना है। इसके अलावा में भी आपके एक पत्र आएगा। स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखे, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और समय प्रबंधन के बारे में बताया गया। इसमें आपके एक औपचारिक पत्र होगा और एक अनौपचारिक पत्र होगा। अनौपचारिक पत्र जो हम परिवारजनों को भेजते हैं, इसका आपके उत्तर होगा। इसमें आपको सबसे पहले वो अपना पता लिखना, आप कहाँ से लिख रहे हैं, और उसके बाद दिनांक, ये पता और दिनांक आपको हमेशा है वो राइट साइड में लिखनी है। उसके बाद लेफ्ट साइड में शुरू करना, आप जिसको भी लिख रहे हो, पूजनीय पिताजी या पूजनीय माताजी, पूजनीय दादाजी, जिसको भी आप लिख रहे हो। उसके बाद साधारण चरण स्पर्श, उसके बाद आपको जो पत्र है वो लिखना है। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आपकी सहपरिवार कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता रहता हूँ। मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 1 माह रह गया है। मैं सभी विषयों का नियमित अध्ययन कर रहा हूँ। अंग्रेजी और हिंदी की 3 बार आवर्ती कर चुका हूँ। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का कोर्स भी 2 बार पूरा कर लिया। अब गणित की विशेष तैयारी में लगा हुआ हूँ। रात में 10:30 बजे तक और प्रातःकाल में 5 बजे उठकर अध्ययन करने लग जाता हूँ। इस तरह मेरा अध्ययन क्रम नियमित चल रहा है और आपके आशीर्वाद से मुझे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की आशा है। माताजी को चरण स्पर्श, सुनीता व सुनील को प्यार, और उसके बाद आपको ये जो लिखना है शेष कुशल पत्र की प्रतीक्षा में। उसके बाद आपको है वो राइट साइड में लिखना आपका आज्ञाकारी पुत्र यशवर्धन। ये यशवर्धन है आपके प्रश्न में वो दिया हुआ, आपको स्वयं का नाम नहीं लिखकर जो प्रश्न दिया वही लिखना है। उसके बाद आपके जो 20 प्रश्न है वो विज्ञापन से संबंधित है। इसमें आपके नगर पालिका उद्यमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। इसमें आपको 4 नंबर का विज्ञापन है वो लिखना है। यह आपके 50 से 60 वर्ड में और बॉक्स बनाकर आपको विज्ञापन लिखना है। इसमें है स्वच्छता अभियान संबंधित। इसमें आप इधर लिख सकते हो स्वच्छता का महाअभियान सभी नगर पालिका निवासी करे श्रमदान। या आप किसी भी चीज़ का जो विज्ञापन एडवर्टीजमेंट ऐड आता है उसी हिसाब से आपको लिखना है, जो आकर्षक लगना चाहिए या लोगों को है वो अपनी ओर आकर्षित करे। इस इधर जैसे कि लिख दिया स्वस्थ रहो, फिर जो बीच में मेन बात है वो लिख दी और दिनांक लिख दी, और फिर जो निवेदक है उनका नाम लिख दिए। उसके बाद आपके अथवा में ग्रीष्म अवकाश में स्काउट्स और गाइड्स द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री की प्रदर्शनी देखने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। जो ग्रीष्म के अवकाश है उसमें स्काउट्स और गाइड द्वारा है वो कौशल विकास शिविर में सामग्री बनाई, उनको लोगों को दिखाने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। इसमें आपको लिखना है सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। उसके बाद राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में स्काउट्स और गाइड्स ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर में निर्मित सामग्री देखने हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए। मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए और अपने घर की शोभा बढ़ाइए। पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। उसके बाद आपको दिनांक, समय और जो स्थान है वो लिखना है। और विज्ञापन में आपको ये नहीं भूलना है, ये हमेशा विज्ञापन है वो बॉक्स में बंद होना चाहिए पूरा चारों तरफ से। इस प्रकार आपके ये जो बोर्ड परीक्षा में हिंदी में है वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमने पूरा पेपर का पैटर्न देखा है। इसी आधार पर आपके वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। और आपको कक्षा 10 के सभी मॉडल पेपर वो इसी चैनल पर हल कराए जाएंगे, इसलिए जुड़ना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।